आपके जवाब में मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपको पूरी आज़ादी, दिल खोल के मेरे खिलाफ छापो, चाहे वो सत्य हो या असत्य। पत्रकारिता का एक धर्म, जब इस तरह के आरोप आते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप आए उसका वर्जन ले लिया, भाई इस पर आपकी क्या वो छापिए। इसका ये नहीं जो आरोप लगाया जा रहा है संतोष भारती के खिलाफ होना चाहिए, वो जरूर छाप, उन्मुखता से छापा, लेकिन छोटा सा दो लाइन हमारे लिए छाप दी जाए। भास्कर में तो आपका वर्जन भी छपा था, आपने नोटिस दे दिया था कि संजय ने खबर लगाई थी, आपका वर्जन भी डला था, उसके बाद भी आपने नोटिस दे दिया था। वो मेरी गलती है, वही मैं भाई जब आपका पक्ष लिया जाए तब वो मेरी गलती है। ये वाला नया मामला पूरा क्या है, अभी कुछ परिवर्तन आया है, जिस विषय वस्तु को लेकर आपने प्रेस किया? ये विषय वस्तु ये है और इसकी पृष्ठभूमि बहुत साफ है। भारत सरकार ने बुंदेलखंड के लिए एक बहुत विशेष पैकेज दिया और उस विशेष पैकेज को आगे बढ़ाने में सबसे सक्रिय भूमिका अदा की थी। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, राहुल गांधी करीब 5,500-6,000 करोड़ का पैकेज बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्वीकार कराए थे तत्कालीन जो मनमोहन सिंह की सरकार। उनके उस पूरे 5,500-6,000 करोड़ रुपयों का मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लोगों ने, और विशेषकर जो बुंदेलखंड के सबसे ओजस्वी मंत्री माने जाते हैं, उनके विभाग में खर्च, उसमें प्राथमिकता दो चीज़ों की दी गई। एक तो जलाशय का निर्माण ताकि खेती को सिंचाई का पानी मिले, और दूसरे नदी है, ये हैं या और जनोपयोगी काम करना, उसका करीब 80% राशि 50,000 करोड़ केवल सिंचाई बांधों के लिए खर्च की। पिछले 10 वर्षों से लगातार हम जब से घोषणा हुई एक फॉलोअप कर रहे हैं पूरे बुंदेलखंड। आपको ताजुब होगा, एक भी बांध सफल, एक सारे बांध, उनमें से कई बांध पहली बरसात में आप ताजुब कर रहे हैं, पहली बरसात में, जैसे कोई बच्चे खिलौना जरा सा उससे लुढ़क गया और टुकड़े ऐसे बिखर गए। और ये कहाँ गया? जितने उनके पालतू ठेकेदार थे जिनसे उनको चुनाव में करोड़ों रुपयों का धन मिलता है, काला धन, वो सब ठेकेदार थे, उनके रिश्तेदार ठेकेदार थे। सड़कों के ऊपर जो खर्च किया गया, जरूरत पड़ने पे हम आपको वो जीवंत प्रमाण दे देंगे, इन राइटिंग। सड़क बनी नहीं, उसकी निर्धारित अवधि है 1 साल में बनकर पूर्ण हो जाना चाहिए जो अनुबंध होती है, और वो 1 साल पूरा हो गया। जब 1 साल के बाद हमने जाना चाहा कि भाई सड़क कहाँ है, बोले वो तो 1 साल की गारंटी थी, अब कहाँ है हमसे क्यों पूछा? 1 साल बनने का है, वही अवधि गारंटी की होगी, बनी नहीं तो ठीक है, गारंटी का टाइम खत्म हो गया। अरबों रुपयों के ठेके, सैकड़ों करोड़ के ठेके, सुनिए सोनी जी, आपके नाम से ठेका है, अलंदी जी के नाम से ठेका है, 100% संतोष भारती ने लिया, ओजस्वी परिवार ने हड़प दी। सुना है कभी ऐसा? ये पीछे के दरवाजे से, ध्यान देना, पीछे के दरवाजे, 2 तरह के प्राणी होते हैं समाज में, चोर और डकैत। बुंदेलखंड के डकैतों के बारे में मशहूर है, वो सामने के दरवाजे से जाते, ध्यान रखना। मैं बागियों के आत्मसमर्पण का साक्षी हूँ जयप्रकाश जी के साथ, और चोर क्या करता है? पीछे के दरवाजे से जाता। हमारे ओजस्वी परिवार के सदस्य कहाँ से गए? पीछे के दरवाजे से। अब आप कल्पना करिए कि जिसके नाम ठेका स्वीकृत हुआ है, जिससे एग्रीमेंट हुआ है,
उसका 100% किसकी ताकत को, और ये 80-90% पैसा जब पूरी तरह, तो मैंने एक सवाल किया था कि पानी के लिए खर्च हुआ या 2 पाँव वाले इसको लूट ले, 2 पाँव वाले लूट ले। आपके सामने आप लोगों ने छापा भी है, जुजार गार्ड के सारे फोटो छापे सब दिए। ये जो मैं फॉलोअप कर रहा था ये सिंचाई विभाग का। और मैंने पहले बताया इनके रिश्तेदारी समाज के लोगों से नहीं होती, इनके रिश्तेदार वो हैं जो हराम की कमाई में इनकी मदद करें। और इस प्रकार से 5-5.5 हज़ार रुपया जो बुंदेलखंड के लाखों ज़रूरतमंद लोगों के, उपेक्षित लोगों के हित में, खेती के हित में खर्च हो सकते थे, वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा। इस मुद्दे को हमने, क्योंकि स्वाभाविक है जैसे आप कह रहे सवाल, बिना प्रमाण के बोलना ठीक नहीं, मेरी आदत खराब हो। सुप्रीम कोर्ट गए तो मैं इतना सतर्क रहता हूँ, आपको मालूम सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देती भाई आप पूरी तैयारी, तो मैं ठोक बजा के कदम। मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी दी नहीं जाती, किसके नाम ठेका है, किसके नाम क्या है। साहब ब्लैंक पेपर के ऊपर सिंचाई विभाग है जो मैंने दस्तावेज प्राप्त किया, ठेका मंजूर, शर्तों का कोई पालन नहीं। ये जब मामला उठाया, फर्स्ट अपील दे दिए जाए, नहीं दिए जाते, दूसरी अपील होती है इसमें आयोग के सामने। वो आयोग के सामने जब हमने अपील की तो आप ताज्जुब करोगे कि जो आयुक्त थे, नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, जानकारी दे दी जाए, नहीं दी जाती, हम फिर कहते हैं उसे नहीं दी गई, फिर लिख देते दे दी जाए, फिर वो एक नोटिस देते हैं। इतलिया जी वहाँ पहुँचते हैं, साहब हमें एक मौका और दे दिया जाए, तो जो नोटिस है उसको रद्द करने का देखिए है, नोटिस को वो रद्द कर देते। नोटिस काय का होता है, पेनल्टी लगा, और वो नोटिस रद्द कर देते, मजाक बना दिया। और इसके बाद भी वो जानकारी नहीं देता है, तब मैं उनको एक शपथ पत्र में पत्र लिखता हूँ, आपके ऊपर लाखों रुपया खर्च हो रहा है महीने में, 3-4 लाख रुपया एक आयुक्त के ऊपर, हाईकोर्ट जज का स्टेटस है, मजाक बना लिया आपने। या तो आप पूरी तरह अक्षम और अयोग्य हैं, अथवा आप नंबर 1 के बेईमान हैं। और इसकी सारी कॉपी मैंने सर्कुलेट की। तब जो मुख्य आयुक्त हैं उन्होंने हमारा केस कर दिया, और ट्रांसफ़र करने के बाद ये हीरालाल त्रिवेदी जी ने बाकायदा नोटिस दिया, वो आए, फिर भी नहीं, फिर उन्हें शास्ति का नोटिस दिया, और पेनल्टी का नोटिस देने के बाद फिर उन्होंने जो अंतिम आदेश पारित किया वो आपके सामने। हीरालाल त्रिवेदी, मैं नहीं जानता उनके जीवन की कितनी उपलब्धि है, लेकिन ये जो फैसला है ये आप सबके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के जो जागरूक इंसान है, जो लोकहित के क्षेत्र में सक्रिय है, जनहित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप बहुत बुलंदी के साथ इसको जनता के सामने रखें। ये केस वो उसकी एक मिसाल है, और कोई सवाल होगा तो ये जो पेनाल्टी साहब हमें कुछ मिल जानकारी का उद्देश्य यही है कि हम कोर्ट जाएँ, बिना जानकारी के कोर्ट नहीं जाए, ठीक है। एक दूसरी बात, सबसे पहले मैंने इशारों में किया, मध्य प्रदेश की अदालत में सबसे बुरी स्थिति, आजकल हम लोग को हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित समझ आप क्यों आए, सरकार करे FIR, आपने क्यों की? मैं भूख हड़ताल में बैठा था इसी विषय पर, इरिगेशन। अब वो क्या घोटाला हुआ मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, विस्तार में नहीं जाना चाहता, उलझ जाएंगे। ये आपको पहला, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो ठीक नहीं है, हवाई बातें कर। मैं हर दिन अखबार में आप लोगों की पढ़ता हूँ, आप ही की रिपोर्ट है, खनिज अधिकारी से बात की, अच्छा ऐसा हुआ है, मैं देखता हूँ, अरे अखबार में छप रहा है, ये जिंदा सबूत है,
आप कह रहे हम देखेंगे कितने प्रोसिक्यूशन की, क्यों नहीं जाके करते? आपकी पूरी एजेंसी क्या कर रही? हमने कई भ्रष्टाचार के सबूत मिल जाने के बाद उठाए, रिपोर्ट आ गई कि ये 80 लाख का इतना भ्रष्टाचार है। आप ले लो ना, साहिबा ग्राम पंचायत, फतेहपुर ग्राम पंचायत, कलेक्टर लिखता है कार्रवाई की जाए। कार्रवाई मालूम क्या होगी? पहले तो जो जिनके खिलाफ रिकवरी निकली है उनके रिश्तेदार हमारे किसी मित्र को पकड़ते हैं कि भैया कुछ कर दो, मर जाएंगे, वो रिकवरी निकली। और उस रिकवरी की जगह भैया देखो जो कमी रह गई है 10, 15, 20 लाख की, उसको जल्दी पूरा करो। डंडे तो नहीं मिला। मेरी लड़ाई जारी है कि जो ये दोषी हैं, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जनपद अधिकारी, जिला पंचायत के जो भी लोग जिम्मेवार हैं, जिनका काम ही है गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इनको दंडित करें। आपने दोषी पाया, अब अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैं कट्टर अहिंसा वाला, क्या मैं हथियार उठाऊँ, नक्सली बन जाऊँ? 70 साल की उम्र में नक्सली बन जाऊँ? आज एक बहुत अच्छा समाचार छपा, अखबार का मुझे एकदम से ध्यान दिया ना, भाषण या पत्रिका, अपने आप कहाँ के राष्ट्रपति आ गए, प्रदेश के एक राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने ये लिखा है कि जब पुलिस ने कुछ नहीं किया ड्रग माफिया के खिलाफ तो उन्होंने खुद गोली मारी। आज वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। नौजवान दोस्त, अपनी ओर से सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो मैं कर सकता हूँ उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखता। बाकायदा हाईकोर्ट में मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामले हैं और सूचना आयोग के मामले। इस तरह 250 से अधिक, 253 से अधिक हम तो पेशी भी नहीं कर पाते। उसी भागदौड़ में ये बीमार हो गए, शीत लग गई, जंगलों में घूमना। आप जानते कितना खर्चीला काम है, इतना भागदौड़ होती, लेकिन हम कर रहे हैं। इससे पहले आपने एक वो नगर पंचायत पटेल ने एक इतिहास रचा है। पटेरा का पूछ रहे हैं कर्मचारियों की, और वो इतिहास ये रचा है कि जब हमने FIR कर दी, हमने जब FIR कर दी तो हाई कोर्ट के सम्मानी जज ने इतना बुद्धिमत्तापूर्ण आदेश किया है कि जांच में रोक दिया। आज तक के भारत के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश ने जांच पर रोक दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इस पर रोक नहीं लगाई, लेकिन हमारे विद्वान न्यायाधीश ने रोक लगा। अब उसके खिलाफ हम, अच्छा हमें अपील नंबर भी नहीं मालूम था, हमें कोई नोटिस भी नहीं। अब हमने उसकी खोज की है और 2 दिन पहले हमें उसका नंबर मिला है और उसमें हम बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे कि ये जज के खिलाफ एक्शन लें। हाई कोर्ट के जज लिख लीजिए कहीं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर BN खरी, व्हाट्सएप पर उनका एक आया था 1 लाख, जेब में पैसा है, जेब में पैसा रखिए और उसी जेब में आप आदेश ले आइए। छपा। अब तक आप कितनी RTI लगा चुके हैं गाँवों में, सब जगह अदर सब ऐसा ले लीजिए, क्योंकि उनको जिम्मेवारी आदेश में है कि आप उनके वेतन से ये लेकर के और उनको चुकता करें। मैं क्या कार्रवाई की, थोड़ा उनका भी वर्जन आ जाएगा। बाबू जी ये तो आप भी क्या पूछें? बाबू जी मैं उन लोगों को दूंगा जो RTI के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय, कम से कम 20% राशि जो सक्रिय हैं उनको मैं अपनी तरफ से सहयोग राशि नंबर 2 20% राशि उस संस्था को दूंगा जो गरीबों को भोजन करे। बाकी 60% जो राशि उसको मैं 20% ये जो 100 वाहन है उसके मेंटेनेंस के लिए। कोई गरीब है, मान लीजिए नहीं है उसकी हैसियत, ठीक है, डीजल खर्चे के ऊपर अपने उसको सेवाएं चला रहे हैं। 40% से बहुत बड़ी बात है। आप बता तो रहे, हम क्या सोच रहे हैं कि 25 को नंबर होगा तो ये 40%, 20% राशि जो है
वो जो हमारे सहयोगी इस काम में भाग दौड़ करने वाले हैं, आप जानते हैं तो भूखे पेट तो जाएगा नहीं, और हम नहीं जा पा रहे, बीमार हैं, किसी को भेजना है, नए एडवोकेट लड़के को भेजना है, ये डॉक्यूमेंट 20% वहाँ तक बचे 20%। आप आश्वस्त रहिए, ये केवल और केवल पत्रकार परिवार को इस तरह के आयोजन का भोजन कराना। लेकिन फिर क्या आपको दोबारा नहीं है? अरे दोबारा बैठेंगे अपन केवल ये बैठेंगे ना दोबारा, उसके लिए कि ये काम। अरे कल नहीं छपेगी खबर तो आप कहोगे कि खबर नहीं 20 लाख की रिकवरी निकाली, मैं बोलता हूँ जल संसाधन विभाग के आदेश 20 लाख की एक रिकवरी ऑलरेडी निकल चुकी है। इसी जो ये आरटीआई जिसको मांगी थी आपने, मैं एक प्रश्न आरटीआई में केवल एक मात्र नहीं मांगा। मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा आप आपको। एक काम करते बाबू, एक पेज की समरी बनाते, संक्षिप्त विवरण उस पर डाल के। आप लगातार भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, और विषम परिस्थितियां भी आपके सामने बहुत सारी आती रहती होंगी, आ रही हैं, अभी भी आ आती रही हैं, पर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको निरंतर ऊर्जावान बना के रखती है? ऐसा कुछ मेरा ये प्रश्न है आपको। दो बातें, गलत करने का भाव नहीं रहता, किसी के साथ गलत या नाइंसाफी करने का भाव नहीं। हमारे जो गुरु हो गए गांधी लोहिया जयप्रकाश, उनमें से एक बात सीखी, मारेंगे नहीं, ध्यान देना, मारेंगे नहीं क्योंकि हिंसा नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। सत्याग्रह, सत्य के लिए डटे रहे। अगर हम सच्चाई पे हैं, किस चीज़ का भय? और मैं बता दूं आपको दूसरी बात, मैं आत्मधर्मी हूँ। देहावसान हो सकता है, वो तो हर किसी का हो, देह का अवसान होगा, मेरी आत्मा इससे कोई डर नहीं। आपने बताया कि इतना लड़ते हैं तो हमले भी होते हैं, ये भी, तो आप खुद सोचिए कि मेरे खिलाफ 27 मामले बनाए। आपने अभी तक नहीं सुना होगा या विज्ञप्ति किया कि संतोष भारती कभी फरार है, हत्या तक के मामले ऊपर मेरे ऊपर ठोक दिए गए लड़के। मैं विचलित नहीं, ये है हमारे प्रति जो हमें ऊर्जा देती है, तो सत्य के साथ हत्या तो टीवी घोटाला किया है। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भी चाहूँगा, अलग से पत्रकार, पुलिस कार्यालय और कलेक्ट्रेट दोनों की जैसे हमारे पास कृति आएगी फिर आप लोग के साथ इस तरह बैठना, मामला क्या है? और उसी समय बैठ। और जो आदेश पीतलिया जी के खिलाफ हुआ है, ये मध्य प्रदेश में अपने आप में एक अद्वितीय आदेश है, क्योंकि इसमें शास्त्री और क्षतिपूर्ति दोनों अधिरोपित की गई है। और एक लंबे संघर्ष की कहानी है ये, उन एक्टिविस्टों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी जो हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमें एक जगह से जानकारी नहीं मिली, दूसरी अपील में नहीं मिली, तो हमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है, और अन्य मामलों में भी वो शांत हो जाते हैं। न्यायालय ने, राज्य सूचना आयोग ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि 2011 से एक व्यक्ति संघर्ष करता रहा, जानकारी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, और अंततः आयोग ने बहुत अच्छा फैसला किया कि 25,000 रुपये शास्त्री के रूप में अधिरोपित की है और 25,000 रुपये इनको क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान करने का आदेश। 2016 को मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री के विरोध प्रदर्शन के संबंध में मुझे कोतवाली थाना पुलिस द्वारा अवैधानिक रूप से गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई। उसमें पुलिस द्वारा जो कार्रवाई बताई गई, उनके रिकॉर्ड जो कहता है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पुलिस का ये कहना है कि नितिन मिश्रा और उनके साथी अभिषेक डिमा और अन्य 2 के साथ इनको बस स्टैंड पर इनके वाहन में वित्त मंत्री का पुतला दहन करने के प्रयास में रखे हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया, और वहाँ से गिरफ्तारी करके दोपहर 3:40 पर पुलिस माने टीआई साहब और उनका हमरा स्टाफ मुझे साथियों सहित गिरफ्तार करके कोतवाली लाया। 3:49 पर मेरे खिलाफ एक इस्तगासा 151, 107, 16 का तैयार किया, और 3:49 के बाद
मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए मुझे एसडीएम कोर्ट, जैसा कि न्यायालयीन प्रक्रिया है कि 151 में आपने गिरफ्तार किया तो एसडीएम साहब के सामने पेश करना पड़ता है, उसके तहत उन्होंने मुझे 3:49 पर एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां माननीय एसडीएम जो तत्कालीन थे खुसरे साहब, उनके समक्ष में पेश किया। और उनकी ऑर्डर शीट ये कहती है कि हम वहाँ पर अपनी जमानत पेश नहीं कर पाए, इस कारण से हमें वहाँ से जेल भेज दिया गया। ये पूरी पुलिस कार्रवाई रिकॉर्ड में बताती है। निकलने के बाद जब हमने इसका सच जानने का प्रयास किया तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ ये सारी कार्रवाई देखकर। उन्होंने ये सोचा था कि इनको अंदर भेज दिया, इसके बाद हम फुर्सत से अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। तो जो जेल रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है कि नितिन मिश्रा को 13/7/2016 को 2:30 पर एसडीएम साहब के आदेश से जेल में दाखिल किया गया। जेल रिकॉर्ड के हिसाब से जेल की जो एंट्री है रजिस्टर की, वो कहती है कि मैं 2:30 बजे से जेल में था। कितने बजे तक? 2:30 बजे से 6 बजे शाम तक, रिहाई होने तक। और पुलिस का रिकॉर्ड ये कहता है कि 3:40 पर मैं गिरफ्तार किया बस स्टैंड से, 3:49 पर एसडीएम कोर्ट में पेश किया और फिर उसके बाद में मुझे जेल भेजा गया। तो पूरी अवैधानिक कार्रवाई, इस आनंद फानंद में की गई कार्रवाई में वो ये भूल गए कि आप तो अपने दस्तावेज सुधार लेंगे, पर जो जेल रिकॉर्ड होता है वहाँ जो भी एंट्री करता है उसका समय लिखा जाता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी चूक की, इसको हमने बाद में पकड़ा। और एक और मैंने एक अधिकारी ऐसा है ना, 2:30 बजे से 4-6 बजे के बीच में नितिन मिश्रा के भूत को पेश किया। अब और एक चीज़ देखिए, यहाँ पूरा खेल जो है, कोतवाली में हम बुलाया, उन्होंने ये कहा हमारे ऊपर दबाव है, आपको हम जेल भेज रहे, 151 की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप एक तो नियम विरुद्ध कर रहे हो, पर फिर भी आप अपनी कलम का ध्यान रखना। साहब ने हमसे ये कहा कि एक काम करो, आप गाड़ी में बैठ जाओ, हम एसडीएम कोर्ट पेश कर रहे हैं। मेरे बहुत से साथी अधिवक्ता भी वहाँ थे, आप लोगों ने शायद पूरी घटना देखी है। साथी अधिवक्ता एसडीएम कोर्ट पहुँच गए, मुझे बिठा के सीधा जेल के अंदर कर दिया। हमने पूछा कहाँ है, वे जेल वारंट कहाँ है, तो वो एक जेल वारंट भी साथ में लिए थे। उनका ये जेल वारंट का आदेश हो गया आपका, आप जाइए जेल। अब वो जेल वारंट आप देखेंगे, ये एसडीएम कोर्ट का रिकॉर्ड कह रहा है कि एसडीएम साहब के सामने पेश किया, ये उनके हस्ताक्षर है कि वहाँ मुझे प्रतिभूति पेश नहीं की, इसलिए जेल जाओ आप। अब ये जेल वारंट आप देखेंगे जिससे मुझे जेल भेजा गया, इस पर उनके हस्ताक्षर नहीं। जब जिस अधिकारी के सामने पेश किया तो उसी अधिकारी के हस्ताक्षर से मुझे जेल जाना चाहिए, इस पर किसी और व्यक्ति के हस्ताक्षर। ये भी हमें जानकारी मिल गई कि थाने में बुलाकर नायब तहसीलदार साहब से हस्ताक्षर करवाए, मुकेश जैन साहब के हस्ताक्षर हैं। हम कहते चलिए, आप एसडीएम साहब उस समय दो में थे, जब वो नहीं थे तो आपको फॉर करके लिखना चाहिए, आपकी ऑर्डर शीट होनी चाहिए। इस तरीके से पूरा षड्यंत्र पूर्वक अवैधानिक रूप से भेजने का प्रयास किया गया, जो राजनीतिक सत्ता के दबाव में प्रशासन की अवैधानिक कार्रवाई है, जिसके संबंध में हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि इसमें कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो हम बहुत ही जल्द, हमने 15 दिन का समय दिया है, इसमें न्यायालय में सभी के खिलाफ परिवार पेश किया। अगर किसी की आयु बढ़ाना है तो उसे जीते जी भूत बनाना। आप 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक जेल में भीतर हैं, रिकॉर्ड है, और 2:30 बजे से 6 बजे के बीच में 4 बार आपको पेश कर दिया, दंडाधिकारी के यहाँ पेश होना, दस्तावेज में रिकॉर्ड है। आपको ताज्जुब होगा, ये बता नहीं पाया ठीक से। जो दंडाधिकारी महोदय हैं वो शाम को 4 बजे तक तो दमोह में नहीं थे, वो भोपाल से लौट रहे थे और मैं उनका सहयोगी था वहाँ लौटने में। मतलब इनको नहीं, इनके भूत को पेश करके सारे आदेश, अच्छा फाड़ करके भी नहीं लिखा, यानी अनुविभागीय दंडाधिकारी, सील अनुविभागीय दंडाधिकारी की किसने लगाई, किस भूत को पेश किया, लेकिन आपकी आयु बढ़ गई।